हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर सप्लाई, उसका लेक्चर नंबर 2 में आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने समझा था कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई के हमने इंडिविजुअल और हमने मार्केट सप्लाई के बारे में समझा था। हमने वहां पर स्केड्यूल के बारे में समझा था कि सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है और किस तरीके से यहां पर ग्राफ तैयार होता है सप्लाई का। बच्चों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे सप्लाई जो है बेटा अफेक्ट होती है। अफेक्ट का मतलब यहां पर इट में बी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट में बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि ऐसे कौन कौन सी घटनाएं हैं, एक तरह से आप समझिए कि जिस वजह से सप्लाई या तो बढ़ जाती है या घट जाती है बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेटा। और अगर फिर भी आपको लास्ट में कोई डाउट रह जाता है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया करो अपने डाउट को। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को अच्छे से क्लियर करने की बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? ठीक है, हम आज फैक्टर्स बात करेंगे, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द सप्लाई। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही बात समझ में? तो फैक्टर्स जब हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं बेटा जिससे सप्लाई इफेक्ट होती है, तो पहले ही ले लेते हैं कि जो भी कमोडिटी आप बेचना चाहते हो उसकी सप्लाई, तो प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। इज दैट क्लियर बेटा? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा प्रोड्यूसर उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे आगे रखेगा जिस पर उसको अच्छा पैसा मिल रहा होगा, और उस प्रोडक्ट को कम मार्केट में बेचने के लिए पसंद किया जाता है जिसकी प्राइस मार्केट में सप्लायर को, प्रोड्यूसर को कम मिलती है। इसको ऐसे समझो बेटा कि जैसे मान लो कि आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर मानो बेटा, ठीक है। अब आप उस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बेचने में इंटरेस्टेड रहोगे कि जिसके ऊपर आपको प्राइस ज्यादा मिल रही हो, मार्केट में उसके भाव बढ़े हुए हों, क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइस होगी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस रहता है बेटा। तो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस हायर रहती है तो उसकी सप्लाई भी हाई रहती है बेटा। कोई भी गुड्स है बेटा जिसको आप मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर बेचना चाहता है तो सबसे पहले वो यही देखता है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस क्या मिल रही है। तो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोड्यूसर हमेशा उस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा बेचना पसंद करते हैं जिसकी प्राइस ज्यादा हो। तो ज्यादा प्राइस मतलब मार्केट में उतनी ही ज्यादा उसकी सप्लाई रहेगी, और जितनी कम प्राइस मार्केट में उसकी सप्लाई उतनी ही कम रहेगी बच्चों। इज दैट क्लियर? तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमें यही बताता है कि अगर जो कमोडिटी आप बेच रहे हो, मार्केट में सप्लाई करना चाहते हो, तो वो सप्लाई जब बढ़ जाती है जब उस प्रोडक्ट की प्राइस हायर हो जाती है, और आप उस प्रोडक्ट की सप्लाई को मार्केट में कम कर देते हो बेटा जिसकी प्राइस कम होती है। तो इट मींस इफ प्राइस राइज देन सप्लाई आल्सो राइज, इफ प्राइस डिक्रीज देन सप्लाई आल्सो डिक्रीज। मैंने क्या कहा था बेटा? जिस तरीके से डिमांड में आप लोगों ने अपने आप को कंज्यूमर समझ के वो चैप्टर समझा था, तो इस चैप्टर के अंदर आप अपने आप को एक सप्लायर समझेंगे। तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बेटा कि आप उसी प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा मार्केट में सप्लाई करोगे जिसकी प्राइस हायर होगी बेटा। तो इफ प्राइस राइज देन सप्लाई आल्सो राइज बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? दूसरा है प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स। इज दैट क्लियर बेटा? इसको ऐसे समझते हैं कि एक सप्लायर है बेटा। कौन है बेटा? एक सप्लायर है जो दो प्रोडक्ट्स में डील करता है। एक प्रोडक्ट है ए और एक प्रोडक्ट है बी। इज दैट क्लियर बेटा? अब उसको क्या होता है बेटा, मार्केट में ए प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और मार्केट में बी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली टू ए बहुत लो है बेटा। क्या है बेटा? लो है, और ये क्या है? हाई है। तो एक प्रोड्यूसर, एक सप्लायर क्या करेगा? इस ए प्रोडक्ट की सप्लाई को मार्केट में ज्यादा रखेगा।
इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि इन वो बेचता दोनों प्रोडक्ट है, मार्केट में सप्लाई वो दोनों प्रोडक्ट करता है बेटा, इज दैट क्लियर? बट उसे इस बार ए प्रोडक्ट को बेचने पर ज्यादा मुनाफा नजर आता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी प्राइस क्या है? हाई प्राइस है। तो कंपेरेटिवली अगर हम दो गुड्स को कंपेयर करें तो उस गुड्स की मार्केट में सप्लाई ज्यादा रहती है बेटा जिस प्रोडक्ट की प्राइस हायर रहती है बेटा। तो यहां पर हमने दो गुड्स लिए बेटा, दो गुड्स के बीच में कंपेयर करा बेटा, तो यहां सप्लायर देखता है कि ए की जो प्राइस है वो ज्यादा है और बी की प्राइस जो है वो कम है, तो वो क्या करता है? ए की प्राइस ज्यादा है तो इसकी सप्लाई वो ज्यादा रखता है बेटा, और बी की प्राइस कम है तो उसकी सप्लाई वो क्या रखता है बच्चों? कम रखता है। इट मींस प्राइस हायर, सप्लाई ऑल्सो हायर, ठीक है ना? प्राइस लोअर देन सप्लाई ऑल्सो लो। इज दैट क्लियर? मींस प्राइस एंड सप्लाई हैव अ सेम रिलेशन। इफ प्राइस राइज देन सप्लाई ऑल्सो राइज, इफ प्राइस डिक्रीज देन सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज बेटा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो ये आपको मैंने दो समझाया बेटा, आगे और देखते हैं बेटा। जैसे नेक्स्ट है यहां पर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बेटा? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है सर? देखो अभी समझते हैं। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इज दैट क्लियर बच्चे? तो ये क्या है सर? तो देखो बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको उस दिन भी समझाया था। इट मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपको किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने में आपकी मदद करती हैं या आपको जरूरत पड़ती है, उन चीजों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि एक प्रोड्यूसर को किसी भी गुड्स को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक लैंड चाहिए, क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है? उस रॉ मटेरियल के साथ में लेबर चाहिए बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये सब चीजें मिलाकर ही आप क्या कर पाते हो? एक प्रोडक्ट को बना पाते हो बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन चीजों की हमें रिक्वायर्ड होती है बेटा, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वही चीजें हैं बेटा, किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, रॉ मटेरियल हो, ये सारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा, जिनकी वजह से या जिनकी मदद से आप अपना प्रोडक्ट बना पाते हैं। ठीक है बेटा? तो अब जिस गुड्स को बनाने में प्रोड्यूसर का ज्यादा खर्चा आएगा बेटा, तो वो मतलब वो चीजें ज्यादा महंगी हो जाएंगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी बेटा। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा बेटा। तो इसलिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? ऐसे प्रोडक्ट को कम सप्लाई करेगा बेटा मार्केट में, क्योंकि उनको बनाने में ही बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो ज्यादा खर्चा आएगा बेटा तो प्रोड्यूसर का मार्जिन कम हो जाता है प्रॉफिट अर्न करने का। तो वो क्या करेंगे बेटा? ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कम करेंगे। वो तो ऐसे प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई ज्यादा करेंगे बेटा जिन प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कम आता हो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा, ऐसे गुड्स को ज्यादा मार्केट में सप्लाई किया जाता है जिन प्रोडक्ट्स को बनाने में खर्चा कम आए बेटा। इज दैट क्लियर? और ऐसे प्रोडक्ट्स को कम मार्केट में सप्लाई किया जाता है बेटा जिन प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा खर्चा आता है बेटा। तो इज दैट क्लियर बेटा? तो ये भी एक और एक फैक्टर है जो सप्लाई करने में हमें बताता है, अफेक्ट करता है कि भाई अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा लगेगा, मतलब एक प्रोड्यूसर की कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, तो वो उस प्रोडक्ट की सप्लाई को कम रखेगा, और जिस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्टिंग कम आएगी उसकी वो सप्लाई को ज्यादा बढ़ा देगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, प्रोडक्शन टेक्निक। बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्शन टेक्निक। ठीक है? तो प्रोडक्शन टेक्निक क्या होता है बेटा? तो देखो बेटा, प्रोडक्शन टेक्निक यहां पर यह है कि आप किसी भी गुड्स को बनाने में जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो वो टेक्निक्स है बेटा। तो अगर आप ओल्ड, एक तरह से समझो, अगर आप बहुत पुराना आउटडेटेड मशीन यूज करते हो प्रोडक्ट बनाने में तो आपकी सप्लाई कम रहेगी बेटा, और आप एक लेटेस्ट अपडेट वाला मशीन यूज करते हो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेटा, तो आपकी सप्लाई ज्यादा रहेगी। आज से 10 साल पहले आप एक आइसक्रीम बनाने के लिए मशीन लेकर आए थे, वो मशीन की कैपेसिटी है एक दिन में 1000 आइसक्रीम बनाने की। 10 साल पहले लेकर आए थे। आज मार्केट में ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं बेटा जो एक दिन में 5-5 हजार आइसक्रीम बना देती हैं बेटा। तो आपके पास अगर आज भी वो पुरानी वाली मशीन है तो आपको ज्यादा समय लगेगा और क्वांटिटी आप मार्केट में कम सप्लाई कर पाओगे बेटा। ठीक है? और अगर आप लेटेस्ट वाली मशीन यूज करोगे तो कम समय में आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, और ज्यादा प्रोडक्शन करने का मतलब है आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे बच्चे?
सप्लाई कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो आप कम समय में ज्यादा सप्लाई दे पाओगे, और अगर आपके पास में पुरानी टेक्नोलॉजी है तो आप ज्यादा समय में कम सप्लाई दे पाओगे। तो अच्छी टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहे हो तो सप्लाई ज्यादा रहेगी, और आउटडेटेड ओल्ड आप यूज कर रहे हो बेटा तो मार्केट में सप्लाई कम ही रहने वाली है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, जो गुड्स आप बेचते हो उस पर अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है तो आप क्या करोगे? ऐसे गुड्स को सप्लाई मार्केट में कम करोगे, क्योंकि ज्यादा टैक्सेशन भी कॉस्टिंग को बढ़ाता है और मार्जिन प्रॉफिट का कम करता है। तो इसीलिए जिन प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा रहता है सप्लाई उसकी मार्केट में कम रहती है, और जिन प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेशन कम रहता है मार्केट में उनकी सप्लाई ज्यादा रहती है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सकता है। तो इसलिए याद रखना, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है तो मार्केट में उसकी सप्लाई कम है बच्चों, और अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कम लगता है तो मार्केट में उसकी सप्लाई ज्यादा रहती है, और अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है तो उसकी सप्लाई मार्केट में कम रहती है बेटा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? तो आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन सीजन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सीजन, ठीक है बेटा। मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा रहती है जिसका सीजन चल रहा हो। जैसे कि मार्केट में अगर सोचो, जैसे कि मार्केट में अभी क्या बोल रहा हूं मैं, अगर सीजन रेनी चल रहा है तो मार्केट में सबसे ज्यादा सप्लाई किसकी रहेगी? अम्ब्रेला, रेन कोट्स की रहेगी बेटा, क्योंकि अभी सीजन उनके अकॉर्डिंगली चल रहा है। तो जिस सीजन में जो चीज सबसे ज्यादा सूटेबल होती है उसकी सप्लाई ज्यादा रहती है बेटा, और अगर जिस सीजन के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी सूटेबिलिटी कम है तो उसकी सप्लाई मार्केट में कम रहती है बेटा। जैसे सर्दी के सीजन के अंदर रेन कोट और अम्ब्रेला ज्यादा सप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि उस सीजन के अंदर इन दोनों प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है बेटा। तो विंटर सीजन के अंदर हमें वुलन क्लोथ चाहिए होते हैं बेटा, क्योंकि हमें गर्म रखना होता है हमारे शरीर को। इसीलिए सर्दियों में वुलन क्लोथ्स की सप्लाई भी मार्केट में ज्यादा हो जाती है बेटा, क्योंकि कस्टमर को भी वही चाहिए जो सीजन चल रहा होता है बेटा। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो अब नेक्स्ट है और लास्ट है बेटा इसमें, चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म। अगर जो प्रोडक्ट आप बेचते हो बेटा और उस प्रोडक्ट के अंदर आपके सामने कॉम्पिटिटर कम है बेटा, तो आप सब मिलकर, जैसे सपोज करो जो बिजनेस आप करते हो उसमें पूरे मार्केट के अंदर आप 2 ही जने हो, तो मार्केट में सप्लाई 2 जनों के अकॉर्डिंगली होगी। और अगर आप जिस बिजनेस को करते हो उसमें 10 जने हैं, कितने जने बेटा? 10 जने हैं, तो 10 जनों के हिसाब से ज्यादा सप्लाई। तो मतलब नंबर ऑफ सप्लायर जितने ज्यादा होंगे मार्केट में उतनी सप्लाई ज्यादा होगी, नंबर ऑफ सप्लायर जितने कम होंगे सप्लाई उतनी कम होती चली जाएगी बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये थे आज के हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई इफेक्ट होती है। इट में बी इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड इट में बी अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप आपको ये आज का छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना बेटा। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा, और इस लेक्चर को लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।